नमस्कार मित्रों। श्याम बेनेगल पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद प्यारे इंसान सलीम आरिफ जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। मित्रों, सलीम आरिफ अपनी बात शुरू करें उससे पूर्व एक छोटा सा परिचय इनके बड़े कार्यों का मैं यहां पर देता चलूं। सलीम आरिफ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं। इन्होंने निर्देशन में अपना कोर्स पूरा किया और वहां से 1984 के पास आउट है। सलीम आरिफ कुछ वर्षों तक दिल्ली में कई मशहूर रंगमंच के निर्देशकों के साथ जुड़े रहे और बाद में 1987 में मुंबई में आ गए। तब से मुंबई में हैं और मुंबई क्या देश के अलग अलग हिस्सों में अपने कामों के अंतर्गत जाते आते रहते हैं। अभी सलीम आरिफ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही प्रांगण से हमसे संबोधित हैं। वहां के विद्यार्थियों से जुड़े एक प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं। मित्रों, सलीम आरिफ भारत एक खोज, मिर्जा गालिब, चाणक्य जैसे धारावाहिकों में शोध और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बाद में कई धारावाहिकों का निर्देशन भी किया। चाणक्य जैसे चर्चित और लोकप्रिय धारावाहिक में इन्होंने सेकंड यूनिट डायरेक्टर का भी काम किया। और एक खास बात और, सरदार पटेल फिल्म जिसमें श्याम बेनेगल एडवाइजर रहे, वहां सलीम आरिफ ने रिसर्च और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का भी काम किया। सलीम आरिफ आज एक जाने पहचाने नाम है, मगर कोई नाम यहां तक की जो यात्रा करता है उसके पीछे कुछ शख्सियतों की भूमिका होती है। श्याम बेनेगल की कुछ ऐसी ही बड़ी भूमिका है सलीम आरिफ की इस यात्रा में, खास तौर से यात्रा की शुरुआत में। हालांकि दिल्ली में इन्होंने अपनी पहचान और जगह बना ली थी, मगर मुंबई एक माया नगरी में श्याम बेनेगल जैसे शख्सियत के साथ जुड़कर सलीम आरिफ ने अपनी आगे की यात्रा और अब तक की यात्रा पूरी की है। आइए हम स्वयं उन्हीं से सुनते हैं उस पहली भेंट को, जब सलीम आरिफ श्याम बेनेगल से मिलते हैं। आदरणीय सलीम आरिफ जी, एक बार पुनः स्वागत। धन्यवाद। मैं जब पहली बार, मुझे याद है नीतीश रॉय जी जो श्याम बेनेगल साहब के आर्ट डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन डिजाइनर थे, वो भारत एक खोज की तैयारियों में लगे थे और वो कार्यक्रम शुरू होने वाला था और वो मुझे लेकर गए थे श्याम बेनेगल साहब से मिलाने। और श्याम बेनेगल साहब से मैं 4 या 5 मिनट की मुलाकात थी मेरी, और श्याम बेनेगल साहब ने मुझे कहा था, ओके यू कम एंड डू द कॉस्ट्यूम्स फॉर माय शो। और वहां से मैं, जाहिर है कि मैं आज भी ये मानता हूँ कि श्याम बेनेगल साहब को, मेरा ख्याल है, अपने ऊपर मुझसे ज्यादा भरोसा था कि मैं इससे काम ले लूंगा अगर ये काम करना चाहेगा। और शायद उसी वजह से उन्होंने मुझे इतनी जल्दी वो असाइनमेंट दिया था। और मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि जिनके काम को देख रहा था मैं, जब समझ आई थोड़ी बहुत, तो इनके सिनेमा को देखकर लगा कि ये सिनेमा बिल्कुल अलग है उस सिनेमा से जो हम देखते रहे हैं। उसकी एस्थेटिक्स अलग थी, उसकी समझ अलग थी, उसकी सामाजिक दृष्टिकोण उस सिनेमा का बिल्कुल भिन्न था हमारे जो मुख्य धारा के सिनेमा है उससे। और यही वजह कि मैं उनके साथ काम करने के लिए लालायित था, और मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना बड़ा ऑफर इस तरह से मिला, ये मेरे लिए आज भी मैं मानता हूँ कि ये
कुछ नियति का ही खेल था जो मैं वहां पहुंचा, उनसे मिला। और उसके बाद सच्ची बात तो ये है कि मैंने वो प्रोजेक्ट जब लिया था तो ये सोचा था कि ये मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग का ही एक्सटेंशन होए, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग ली थी उसमें डिजाइन और डायरेक्शन दोनों थे। और श्याम बेनेगल से ऐसी प्रतिभा के साथ मैं काम कर रहा था जो विलक्षण देश के गिने चुने निर्देशकों में से रहे हैं और हैं। तो उस समय मेरे लिए ये बहुत बड़ा काम था। और मैं इसलिए पूरा समय निकाल कर, मुझे याद है मेरे जीवन के शुरुआती मुंबई के दौर के कुछ 2 ढाई साल इस प्रोजेक्ट में लगे। और उस प्रोजेक्ट में हर दिन मैंने सीखा। और उसमें श्याम बेनेगल साहब की सीख बहुत से मौकों पर मुझे बहुत याद आती है, और उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त उन्होंने मुझको एक तरह से ये हौसला दिया था कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर कर सकूं। और मेरी वो हिम्मत जो उन्होंने बढ़ाई थी उस समय, वो बाद में जीवन में मुझे बहुत काम आई। और दूसरी बात ये भी कि श्याम बेनेगल साहब के साथ अगर आप काम करते हैं तो आधे से ज्यादा लोग तो आपसे इसी बात पर मुतासिर हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, या इम्प्रेस नहीं होते तो आपको किसी काबिल मान लेते हैं कि इसको कुछ ना कुछ तो आता होगा, क्योंकि श्याम बेनेगल साहब ने अगर इनको ये जिम्मेदारी दी है तो इनमें कुछ तो होगा जो इनको ये काम मिला है। तो वो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हो जाता है हमारे जैसे लोगों के लिए, खासतौर से अगर आप शुरू कर रहे हो। और यही वजह थी कि उसके फौरन बाद मुझे मिर्जा गालिब जैसा धारावाहिक गुलजार साहब की तरफ से मिला। उसके बाद चाणक्य जैसा धारावाहिक चंद्र प्रकाश जी जो बना रहे थे वो लेकर आए, और उन्होंने कहा आप कीजिए, और मुझे सेकंड यूनिट का डायरेक्टर भी ऑफर किया उन्होंने। वो मेरे लिए बहुत अच्छा संयोग रहा। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरी जो मुंबई की पहचान है उसमें श्याम बेनेगल साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मेरे सर पर उस वक्त हाथ रखा जब मुझे कोई जानता नहीं था। और उनकी इस बात की वजह से लोग मुझे जान गए, और फिर मेरी आज भी पहचान कहीं ना कहीं भारत एक खोज के उस काम से जुड़ी। मैं वाकई इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उनके जैसे व्यक्ति के साथ मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि श्याम बेनेगल साहब की जो बहुत बड़ी जो एक उनमें जो गुण है वो ये है कि वो शायद ही कोई विषय हो इस जीवन से जुड़ा हुआ जिसके बारे में उनकी बहुत गहरी जानकारी ना हो, समझ ना हो। तो आप श्याम बेनेगल साहब से किसी भी सवाल को पूछकर उनसे 15 से 20 मिनट उस पर एक धारा प्रवाह, बहुत गहराई का ऑब्जर्वेशन समझ पा सकते हैं। और यही कारण है कि भारत के इतिहास को जितनी खूबसूरती से श्याम बेनेगल साहब ने उस धारावाहिक में पेश किया है, वो आज भी 40 साल बाद भी अपने आप में एक, 35 साल बाद भी अपने आप में एक मापदंड स्थापित करके गया है। आज भी उसके जैसा ना तो धारावाहिक दोबारा बना है, ना मेरी अपनी जिंदगी में बनेगा, ऐसा मेरा ख्याल था जब मैंने वो धारावाहिक लिया था। तब भी मुझे ये पता था कि मेरे अपने जीवन काल में ये संभवतः पहला और आखिरी मौका होगा मेरे लिए भारत के इतिहास को इस तरह, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसको एक बिल्कुल ही बहुत ही परिपक्व निगाह से देखेगा, बहुत ही गहराई से समझेगा। और जिस तरह से उन्होंने वो सारी भारत की कहानियां पेश की हैं उसमें, हमारे पूरे देश के इतिहास को जिस तरह से देखा है, जिस तरह से हमारी देश की संस्कृति को देखा है, वो आज भी लोग उसको याद करते हैं। और जिस किसी को भी पता चलता है कि मैं उससे जुड़ा रहा हूँ या मैंने किया है, तो जाहिर है उनका नजरिया मुझे देखने का बदल जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता जी। है। और कल भी सलीम जी मैं इस बात को रख रहा था कि जी कैसे जो देश की पुस्तक संस्कृति है, जी कल्चर ऑफ बुक्स, उससे वे गहरे जुड़े हुए रहे। भारत बिल्कुल। एक खोज। जी, कुछ कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि साहित्य के अलावा भी जो सोशल सब्जेक्ट्स पर जो राइटिंग है, यानी शायद ही कोई किताब ऐसी हो जो पढ़ी जानी चाहिए और श्याम बाबू ने ना पढ़ी। आप उनसे किसी भी विषय पर, किसी भी किताब पर उनसे चर्चा कर सकते हैं, और श्याम बेनेगल साहब उसको पढ़ चुके होंगे और उनका अपना एक दृष्टिकोण बन सकेगा।
देखिए, साहित्य से सिनेमा तक ले जाने वाले देश में दो चार ही अच्छे फिल्म वाले हुए हैं, फिल्मकार हुए हैं। श्याम बेनेगल साहब की साहित्यिक समझ तो है ही बहुत अच्छी, उनकी सिनेमाई समझ भी उतनी ही अच्छी है। और यही वजह है कि सत्यजीत रे के बाद अगर कोई हमें निर्देशक नजर आते हैं जिन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही गहरे रूप से इसको पेश किया है, तो श्याम बेनेगल साहब उसमें से एक होंगे। जी। और और भारत एक खोज, जो नेहरू की पुस्तक को केंद्र में रखकर बनाया गया धारावाहिक, जी अपने आप में देश की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक यात्रा है और अलग जी अलग खंडों की कहानियां हैं, वह जी आज भी देखने का धारावाहिक है। और अगर हम बिल्कुल। पुस्तक की और साहित्य की बात करें, तो अमरावती की कथाएं भी प्रसिद्ध तेलुगु लेखक की कहानियों पर ही आधारित कथाएं हैं। इसी तरह से जुनून फिल्म भी रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित है, और जी सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास पर केंद्रित है। ऐसे कई और बिल्कुल। उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं। तकरीबन सभी, वेलकम सज्जनपुर हो या वो अब्बा वाली जो फिल्म है, वो सारी किसी न हाँ। किसी कहानी, जी। मंडी भी एक कहानी ही आधारित थी। मंडी। बिल्कुल। मंडी एक लंबी कहानी पर आधारित थी। तो ये बात, इवन भूमिका फिल्म का भी जहाँ इंस्पिरेशन था वो हंसा वाडकर जी की बायोग्राफी से था। बिल्कुल। हालांकि बिल्कुल। कुछ डायरेक्शंस थे, मगर ये कि श्याम बेनेगल साहब जो साहित्य की जो वैल्यूज हैं, साहित्य की जो जो हमें अच्छी लगती है, अदबियत जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनकी फिल्मों में नजर आती है, वो अदब का हिस्सा लगती है, वो बहुत अच्छी बात जी। वापस हम भारत एक खोज पर आते हैं, जहां है। जी आप 2 वर्षों से अधिक समय तक जुड़े रहे, रिसर्च का जी। और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया। तो उन अनुभवों के बारे में हमें बताएं, कुछ विस्तार से बतलाएं कि देखिए, किस तरह से काम हुए। आपके लिए भी संभवतः इन क्षेत्रों में एक बड़ा काम था, एक बड़ा ब्रेक था, जिसे आप उन जी दिनों भी समझ रहे थे जब आपकी उम्र भी कम थी। तब भी आपको इस बात का इल्म था कि एक महत्वपूर्ण काम का आप हिस्सा बन रहे हैं। तो कुछ बिल्कुल। उदाहरण देकर, कुछ प्रसंगों के माध्यम से। का जी। कारण भी ये था कि अभी जैसे धारावाहिक शुरू करने से पहले श्याम बेनेगल साहब ने 4 महीने पहले हम सबके साथ चर्चाएं की, एक एक स्क्रिप्ट डिस्कस करते थे, हमको बताते थे किस तरह का माउंटिंग चाहिए, किस तरह की प्रेजेंटेशन उनके माइंड में है, वो हमसे शेयर करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे और नीतीश रॉय जी को दिल्ली भेजा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो वहाँ के डायरेक्टर थे उनके साथ पूरा एक सप्ताह बिताने के लिए। और हम लोगों ने दिल्ली में बैठ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर साहब के साथ पूरी एक एक काल, एक एक पीरियड के आर्टिफैक्ट्स, उनकी विजुअल डिटेल्स पर बात की थी, और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए इस पर भी चर्चा की थी। अब ये मेरे लिए बिल्कुल नया था कि एक फिल्मकार अपनी टीम के लोगों को रिसर्च के लिए दिल्ली भेजता है, अलग से खर्चा करता है, अलग से इस बात की अहमियत समझता है कि इन लोगों को भी वही जानकारियां होनी चाहिए जो मुझे हैं, और इनको अपनी तरह से चीजों को समझना चाहिए ताकि ये उसको अपनी तरह से दर्शकों तक पहुंचा सके। तो वो श्याम बेनेगल साहब का एफर्ट था। और उसमें अगर आप देखिए, भारत एक कोच के जो टाइटल्स आते हैं उसमें जिन लोगों के एक्नॉलेजमेंट हैं वो देश के बहुत बड़े इतिहास के से जुड़े हुए लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट उसमें हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हमको मौका ब मौका से राय दी, हमको सही दिशा दिखाई। तो उन सब से चर्चा करना, एक एक स्क्रिप्ट पर श्याम बेनेगल साहब ने अपनी रिसर्च टीम को भी और राइटर टीम को भी और उन सबको, उनका जोर यही था कि आपको जितने सोर्सेस से रिसर्च मिल सकती है वो सब आप कीजिए और फिर एक निष्कर्ष पर आइए। और एक और काम उन्होंने जो किया, जो आपने नोटिस किया होगा भारत एक खोज में, कि जो किताब में कुछ चीजें समय के साथ बदली हैं उसको उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन
ओमपुरी जी की आवाज में डब करके, रिकॉर्ड करके नरेटर के तौर पर वो चीजें भी ऐड करी हैं उसमें। तो वो किताब के बाद का दस्तावेज है, क्योंकि किताब जब छपी थी और जब ये धारावाहिक बना तो उसमें बहुत सारी रिसर्च आई थी, जिसमें कुछ और नए फैसले, निष्कर्ष पर हिस्टोरियंस पहुंचे थे, और श्याम बेनेगल साहब को ये जरूरी लगा था कि वो ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट किया जाए उस कहानी में। जी। और इसमें एक तरफ तो हम रिपब्लिक और स्टेट जैसे विषयों पर निर्माण कार्य देखते हैं, तो दूसरी तरफ रामायण महाभारत के भी कुछ रोचक खंड यहाँ पर आ सके हैं। रामायण महाभारत में भी देखिए उन्होंने क्या अच्छी बात की, उन्होंने रामायण महाभारत को सारा कुछ धारावाहिक के रूप में पिक्चराइज करके सीन बना के पेश नहीं किया। जी। पंडवानी, तीजन बाई से पंडवानी के हिस्से गवाए, एक प्रेजेंटेशन स्टाइलाइज करके मास्क के साथ कोई एक थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन का इडियम इस्तेमाल किया, कथाकली में उन्होंने वध दिखाया। तो इस तरह से हमारे विभिन्न सांस्कृतिक जो रूप हैं महाभारत और रामायण से जुड़े हुए, उनको दिखाया। बहुत सा ऐसा साहित्य और नाटकीय साहित्य जो हमारे रामायण और महाभारत से निकला है, जैसे अंधायुग जैसा नाटक, आषाढ़ का एक दिन जैसा नाटक, उसके अलावा प्रतिमा नाटक भास का, उरुभंगम का हिस्सा, ये सारे हिस्से भी उन्होंने दिखाने जरूरी समझे, ताकि दर्शकों को पता चले कि हमारे इन दो महाकाव्यों ने कितनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया। और ये एक बहुत मजेदार बात थी कि कहानियों के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे नेटिव फॉर्म्स को इस्तेमाल किया। कहीं उन्होंने रावण हत्या को लेकर एक नरेटर इस्तेमाल किया, कहाँ उन्होंने इसमें पद्मावत इस्तेमाल किया, पृथ्वीराज रासो का फॉर्मेट रखा। तो उसमें गाथाएं, कथाएं वो सारी उसी तरह से पेश हुई जिस तरह से सोची गई थी या लिखी गई थी। और बीच बीच में उन्होंने दूसरे शाहनामा का कुछ हिस्सा अगर उनको लगा नरेट करना चाहिए तो उसका एक छोटा टुकड़ा भी आ जाता है। स्कॉलर इंडिया में आए थे घूमने तो उनकी भी चर्चा हो जाती है। उसके साथ अशोक के ऊपर एक नायाब सी कहानी उन्होंने ढूंढ के निकाली थी, जो आज तक तब तक किसी ने नहीं जानी थी, ना जान देखी थी। ऐसे ही नया नाटक उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त पर लिखाया हुआ जीपी देश पांडे साहब का, उसको इस्तेमाल किया था, जिसमें दुबे जी थे। फिर ऐसा बहुत सारे नए उन्होंने आलेख लिखाए थे। सर सैयद पर उसमें एक बहुत अच्छा एपिसोड है, उसमें 1942 पर बहुत अच्छा एपिसोड है। उसके बाद कंथापुरा जैसी नॉवेल उन्होंने उसमें अडेप्ट की है अपने कहानी कहते हुए। तो ये जो सारी सोच है, जो उन्होंने किताब को जो विस्तार दिया है सांस्कृतिक और साहित्यिक, वो अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी वो किताब है या जितनी भारत का इतिहास है। क्योंकि भारत का इतिहास यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़कर बना है। उसका इतिहास अलग हो और सांस्कृतिक धरोहर अलग हो, श्याम बेनेगल साहब ने दोनों को अलग अलग नहीं देखा है, दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा है, या इस तरह देखा है कि ये उसका विस्तार है, और उस विस्तार को उन्होंने पूरी ईमानदारी से दर्शकों तक पहुंचाया है। जी। और जब इस धारावाहिक के समय आप जुड़े हुए थे रिसर्च से और जी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से, तब जी। जरूरत बजरूरत श्याम बाबू आपसे किन कार्यों पर या किन बारीकियों पर चर्चा किया करते थे? देखिए बहुत सी समस्याएं थी, मैं आपको मोटे जो मुझे उदाहरण याद आ रहे हैं वो आपको बताता हूँ। अब उसमें नाचिकेत प्रसंग है, जिसमें यम के साथ वार्ता है नाचिकेत। जी। अब मेरे सामने समस्या थी कि यमराज को हम कैसे दिखाएं, क्योंकि यमराज की सवारी हम सभी जानते हैं भैंस की मान्यता है। अब उस पर बैठे हुए यमराज आएंगे तो कैसा लगेगा, भैंसे ये पर। भैंसे पर। थोड़ी जी। सी लग रही थी टेलीविजन के प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो मैंने उनके लिए एक दंड बनाया जो श्याम बेनेगल साहब ने बहुत पसंद किया। वो
स्टाइल बहुत पसंद किया कि दंड मैंने उस सींग की तरह, भैंस के सींग की तरह शक्ल देकर बनाया, जो हाथ में लेकर यमराज खड़े होकर बात करते हैं। तो एक तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और हमारे यहाँ कलाओं में रिप्रेजेंटेशन की बहुत अहमियत है। भारतीय कलाओं में हम पत्थर के ऊपर लगा देते हैं केसरिया रंग और हनुमान जी को हाथ जोड़ लेते हैं। तो जहां हम इतने सिंबोलिसिज्म में हमारा जीवन चलता है, वहां धारावाहिक में ऐसे बहुत से काम थे जहां श्याम बेनेगल साहब ने बड़े हिम्मत बढ़ाई कि नहीं, आप इसमें परेशान ना हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी। मिसाल के तौर पर वलकर धालर, वलकर पहनाकर आपको रामचंद्र जी को और सीता जी को और लक्ष्मण जी को वनवास भेजना है, तो वलकल तो पेड़ की छाल होती है जो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है लाइट में। तो आप क्या पहनाएंगे? तो उसके लिए हमने जूट का ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया था, क्योंकि जूट का कपड़ा हमारे देश में बनता है आराम से, आज भी मिलता है। तो उस जूट के कपड़े के हमने वस्त्र बनाए थे, जो श्याम बेनेगल साहब ने कहा था ठीक है कीजिए। तो इस तरह के बहुत से उसमें उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां हमने चीजों को स्टाइलाइज किया है। हमने महाभारत का एक हिस्सा किया है अजंता एलोरा के रेफरेंस के साथ, और एक हिस्सा किया है बैटल ग्राउंड वाले नाटक वाले जो हिस्से थे उसको नाटकीय कॉस्ट्यूम्स के साथ। ऐसे ही जब हमने ये गाथाएं प्रेजेंट की, चंदा लोरिक वाली जैसे कहानी, तो उसमें हमने एक ही कॉस्ट्यूम में पूरी कहानी कही। जैसा हमारे नाटकों की एक परंपरा रही है कि एक ही वस्त्र में पूरा नाटक हो जाता है। फिर जब हम दूसरा नाटक करने, दूसरी कहानी कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ और स्टाइलाइजेशन यूज किए। तो इस तरह तकरीबन हर दिन दो चार समस्याएं आके खड़ी हो जाती थी, जिसके हमें फैसले करने पड़ते थे। जी, निश्चय ही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण अभी आपको याद आए, जिससे यह बातचीत भी कुछ रोचक हो पाई। जी और इसमें मित्रों, गांधी के आगमन पर भी कथा है, टीपू सुल्तान पर भी कहानी है, अकबर पर केंद्रित एपिसोड है, और बाद में सलीम आरिफ ने अलग से चाणक्य सीरियल भी किया, मगर उसकी भी कुछ कथाएं चाणक्य की अलग, चंद्रगुप्त की अलग, इस तरह से की है। तो ऐसे कई अलग अलग पक्षों पर केंद्रित यह धारावाहिक उस समय पूरा देश देख रहा था और पसंद कर रहा था। तमाम लोगों की स्मृतियों में वे सभी दृश्य और वे आज भी भारतीय खोज की अपनी कल्ट फॉलोइंग है। और वो मुझे इसलिए पता है कि मैं जब कभी किसी को पता चलता है तो वो जिस तरह से बात करते हैं उस धारावाहिक के बारे में, या कोई भी अच्छा काम देख तो मुझे भारत एक खोज की याद आ गई। तो आप सोचिए कितने गहराई से उसने लोगों को कहीं ना कहीं मुतासिर किया है। जी, और कई बड़े एक्टर जो उस समय शुरुआत के दौर में थे, वे जी लोग भी वहां जुड़े और एक जी बेहतरीन कार्य हो सका। हालांकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी कोई विधिवत इतिहासकार नहीं है, मगर हाँ एक बड़े राजनेता के रूप में देश के इतिहास को वे जेल में लिख रहे थे और अपने हिसाब से उस पूरे इतिहास का चित्रण कर रहे थे, अलग अलग खंडों में, अलग अलग हिसाब से। इसलिए इसमें भी वह कोई एक सुचिंतित विकास क्रम नहीं है, मगर इसके बावजूद जो देश का वैविध्य है, जो देश की आत्मा है, वह सब बड़े ही संवेदनशील तरीके से अंकित हो सका है। यह काम श्याम बेनेगल जी ने एक अद्भुत किया है, और सलीम आरिफ इस काम से गहरे जुड़े रहे, जहां से इनकी पहचान सुदृढ़ से सुदृढ़ होती चली गई। और कोई ऐसा अनुभव उस समय का याद आ रहा हो, या इस काम का जो आपने भारत एक खोज में किया, बाद में जब आप चाणक्य सीरियल देवल जी के साथ कर रहे थे, तो जी। इसका लाभ वहां कैसे मिला, इस पर भी कुछ बात कर सकते हैं। तो देखिए श्याम बेनेगल साहब की जो समझ आई थी और उनकी सेंसिबिलिटी जो मैंने समझी थी और जिस सेंसिबिलिटी से मैंने काम किया था, उसी के कारण मुझे चाणक्य में चंद्र प्रकाश जी ने बुलाया। और मुझे ये कहने में कोई मुगालता या गलतफहमी नहीं है
कि वो श्याम बेनेगल साहब का एक तरह से मेरे ऊपर जो मोहर लगी थी, उस मोहर की वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई ये श्याम बेनेगल साहब के साथ कर चुके हैं और वो देख भी चुके थे इससे, तो उनको ये पता था कि ये उन उन उस ओर ही अग्रसर हैं जिस ओर चंद्र प्रकाश जी बनाना चाह रहे थे। और श्याम बेनेगल साहब चंद्र प्रकाश द्विवेदी के लिए भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। तो उनके उस इंस्पिरेशन से जुड़े हुए आदमी के साथ अगर काम करने का एक मौका मिल रहा था, तो चंद्र प्रकाश जी आश्वस्त थे कि उनका काम गलत नहीं होगा। और उसका कारण यही था कि मेरी ट्रेनिंग श्याम बेनेगल साहब के यहाँ हुई थी। मित्रों, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जैसा कि आप जानते हैं, ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनमें एक बेहतरीन कार्य उनका धारावाहिक चाणक्य है, जिसकी बात अभी हो रही है। तो इस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, और पूर्व में किया गया काम कैसे हमारे भविष्य के कामों के लिए नींव रखता है, इसका उदाहरण आज की तारीख में हम देख सकते हैं सलीम आरिफ जी के इन कार्यों और इन वृतांतों को सुनते हुए। हम पुनः लौटते हैं सलीम जी, श्याम बेनेगल जी के उस स्वभाव पर, जी जिसके प्रशंसक उनसे जुड़े तमाम लोग हैं। उनकी सादगी, उन सामने वाले को पहचान लेने की उनकी दृष्टि, और जी। कोई ऐसी बात याद आ रही हो आपकी या किसी और की भी उन दिनों नहीं, की? जी। मुझे श्याम बेनेगल साहब के लिए एक बात हमेशा महत्वपूर्ण लगती है कि उनमें गुण पहचानने की निगाह है। और मतलब किसी और देश में होते तो उनको बहुत पहले इस बात के लिए ही बहुत सम्मानित किया जाता कि इतने सारे अलग अलग विधाओं के टैलेंटेड लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यानी आप सोचिए कि पूरी एक धारा से जुड़े हुए कुछ 25-30 लोग श्याम बेनेगल साहब के इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, शबाना आजमी साहिबा हो, ओमपुरी साहब हो, और उसके अलावा गोविंद निहलानी जैसे व्यक्ति। उसके उसके बाद आर्ट डायरेक्शन में दो चार लोग, समीर चंदा हैं या नीतीश रॉय साहब हैं। मैं उसमें से एक हूँ जिनको मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि श्याम बेनेगल साहब की निगाह थी जो उन्होंने मुझे उस काम के लिए चुना, और मैं वो काम सुचारू रूप से कर पाया। तो ये जो एक अद्भुत निगाह, एक बड़े कलाकार में एक अद्भुत निगाह होती है टैलेंट जानने की, कलाकार के अंदर छिपे हुए कलाकार को देख लेने की और उससे वो काम ले लेने की। टैलेंट पहचानना एक चीज है, लेकिन उसको काम देना, जैसे इरफान पहली बार भारत एक खोज में ही आए थे। अब इरफान जैसों को बहुत सारा काम मिला उसमें, बहुत बहुत से एक्टर्स थे, लेकिन मैं इरफान का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि इरफान बाद में जाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े अभिनेता के रूप में स्टैब्लिश बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। गोविंद निहलानी जैसा टैलेंट, जो इतना बड़ा फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर के रूप में देश में और विदेश में स्थापित हुए। अनंत नाग जैसे साहब, गिरीश कार्नाड साहब को अभिनेता बनाने वाले श्याम बेनेगल साहब। तो ये जो उनकी एक, स्मिता पाटिल बहुत बड़ा उदाहरण है, न्यूज रीडर थी, उनको उन्होंने किया। सबा साहिबा हैं, शमा जैदी साहिबा हैं। तो ये सारे लोग जब एक एक पूरी बारात है जो श्याम बेनेगल साहब ने सिनेमा को दी है हमारे, और टेलीविजन को दी है, और इस देश के कलाकारों की एक पूरी जमात उन्होंने खड़ी की है, वो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। जी। और गिरीश कर्नाड मंथन जैसी फिल्में, जो जी, अमूल क्रांति पर आधारित फिल्म है, उसमें क्या एब्सोल्युटली। बेहतरीन भूमिका की है। निशांत में उससे पहले आए थे, फिर मंथन में आए, फिर उन्होंने श्याम बाबू के लिए फिल्म भी लिखी भूमिका जैसी, फिल्म भी लिखी, युग बिल्कुल। जैसी, पटकथा, पटकथा पटकथा में भी युग। साथ काम किया है। तो वो उनके बड़े अच्छे अजीज दोस्त थे। जी, मेरी बैटरी जाने वाली, तो मैं जल्दी से वाइंड ऑफ करना जी, चाहूंगा। जी, बिल्कुल। मित्रों, सलीम आरिफ, जिससे हमने कई मुद्दों पर बातचीत कर ली है, एक और फिल्म जिस पर बात करके हम लोग इस बातचीत को समाप्त कर लेंगे, सरदार पटेल, जिसमें परेश रावल की एक बड़ा एक जबरदस्त रोल रहा।
उस फिल्म में भी रिसर्च और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में सलीम जी जुड़े हुए रहे हैं, और उस फिल्म के सलाहकार मंडल में श्याम बेनेगल भी रहे। तो उन जी, इस मुख्य सलाहकार फिल्म, थे। जी, देखिए, राम बेनेगल साहब उसके मुख्य सलाहकार थे। मुख्य और सलाहकार रहे, बिल्कुल। कुरियन साहब ने भी और एच एम पटेल साहब दोनों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी निगाह रखें और जो काम हो रहा है उसको देखते रहें, उसको एनालाइज करते रहें, कुछ गड़बड़ हो रही हो तो ठीक। और ये जी, श्याम बेनेगल साहब का उसमें साथ होना बहुत बड़ी बात थी, उस फिल्म का मुकम्मल होकर रिलीज होने में। जी। तो उस दौरान की एक दो बातें बता दें, और उसके उस बाद फिर हम लोग। जी, मुझे मुझे एक याद है कि जब हम लोग उसका फिल्म तैयार हो गई तो उसके प्रीमियर के लिए हम लोग दिल्ली आए थे। तो श्याम बेनेगल साहब के साथ हम 12-14 लोग एक फ्लाइट में एक साथ आए थे। परेश भी थे और दूसरे कलाकार भी थे। जहांगीर चौधरी साहब सिनेमेटोग्राफर भी थे, साउंड डिजाइनर भी थे, मैं भी था। और हम सबको राष्ट्रपति भवन में शंकर दयाल शर्मा जी, जो उस समय राष्ट्रपति थे देश के, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। और शंकर दयाल शर्मा जी ने हम सबको विशिष्ट मेडल दिए थे उस फिल्म के लिए। और श्याम बेनेगल साहब उसमें हमारे साथ मौजूद थे। बल्कि वही हमारे लीडर के तौर पर आए थे। हम केतन मेहता साहब जो उसके डायरेक्टर थे उनको और दूसरे कलाकारों को लेकर। वो अनुभव बहुत अच्छा था। सीरी फोर्ट में उसका प्रीमियर हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एक दिन स्क्रीनिंग हुई थी। हम लोग 2-3 दिन यहाँ थे। वो बड़ी अच्छी याद उससे जुड़ी हुई है। और श्याम बेनेगल साहब के रहते वो फिल्म बन पाई, इसमें इसे कहने में मुझे कोई वो नहीं। जी। जाते जाते एक सवाल ले लेते हैं। शेफाली चौबे जी का सवाल आप जी ही से है। क्या जी, श्याम बेनेगल जी पर बायोग्राफी बनाने की पहल की जा सकती है? बिल्कुल करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा विचार है। हमारे यहाँ हम लोग फिल्म मेकर्स को इंसान के तौर पर कम एनालाइज करते हैं। हमको वही फिल्म मेकर अच्छे लगते हैं जिनकी जीवन में कोई एक दो लव ट्रायंगल हो, किसी के यहाँ कोई समस्या रही हो। तो लेकिन एक अच्छे फिल्मकार को डॉक्यूमेंट करना भी, मुझे नहीं लगता श्याम बेनेगल साहब पे कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी। जबकि उन्होंने खुद नेहरू पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, दो चार और विषयों पर बहुत अच्छी बनाई है। तो ये जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और इसको मतलब मैं तो चाहूंगा कि जरूर बने। जी, बिल्कुल। तो इसी बातचीत के इसी मोड़ पर हम लोग इस संवाद को रोकते हैं, क्योंकि मित्रों, सलीम आरिफ अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ठहरे हुए हैं, और वहां कई तरह की व्यस्तताएं हैं, और मोबाइल की बैटरी भी संभवतः जी इनकी कभी भी जा सकती है। तो जी, अचानक गायब हो जाए, उससे बेहतर है कि हम विधिवत आपको विदाई दें। और बहुत बहुत आभार सलीम जी, कि आपने हमारे न्योते को स्वीकार किया और आप यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। सभी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। श्याम बेनेगल साहब पर और चर्चा होनी चाहिए। और ये मैं फिर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा अगर कभी जरूरत पड़ी। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी। फिर मुलाकात होगी। और मित्रों, हम जब भी सलीम आरिफ जी से निवेदन करते हैं तो कुछ समय निकाल कर आते हैं। शमा जैदी पर भी इन्होंने बहुत ही आत्मीय अपना वक्तव्य रखा था। आज भी लोग उस बातचीत को पसंद करते हैं। तो हम पुनः सलीम आरिफ जी से किसी और विषय पर जुड़ेंगे और इनके अनुभव का लाभ लेंगे। आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी। आभार। धन्यवाद। मित्रों, हम इस तरह इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं कुछ एक मित्रों की प्रतिक्रियाएं ले लूं। रमेश गोस्वामी जी, स्मिता शर्मा जी, प्रणवा भारती जी, सुनील शुक्ल जी, साधना अग्रवाल जी, और स्मिता शर्मा जी, किरण कुमार मोदक जी, और तमाम मित्रगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और आप सब लोगों की प्रतिक्रियाओं से हम निश्चय ही लाभान्वित होते हैं, और हमें
आगे काम करने के लिए ऊर्जा भी मिलती है। आप लोगों का यह जुड़ाव ही है कि एक के बाद एक हम अलग तरह के एकाग्र को यहाँ पर ला रहे हैं, और इस बहाने कई तरह की बातें हो रही हैं, कई नए विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं। और जाहिर है कि जब विचार उत्पन्न होंगे तो कोई न कोई ऐसा शख्स होगा जो उन पर कार्य भी करेगा, उस काम को अंजाम भी प्रदान करेगा। शुभ रात्रि, नमस्कार। यह एकाग्र मित्रों अभी जारी है। कल हम एक नई शख्सियत के साथ पुनः उपस्थित होंगे और श्याम बेनेगल जी के किसी और पक्ष पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद आप लोगों के जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया।